हेलो दोस्तों, एजू पॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं, ये मेरा जो वैदिक सभ्यता है उसका दूसरा वीडियो है। तो दूसरी वीडियो में मैंने कौन सा काल लिया है? ऋग्वैदिक काल लिया हुआ है, क्योंकि जो वैदिक काल होता है वो दो कालों में डिवाइड रहता है, ऋग्वैदिक काल और कौन सा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था कि किस तरीके से वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और किस तरीके से आर्य भारत में आए, और सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं। इस दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जो ऋग्वैदिक काल था उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो रहन सहन था, यानी राजनीतिक कैसे रहते थे या धार्मिक तरीके से कैसे, सामाजिक जीवन कैसा था और सारा ये आर्थिक जीवन कैसा था, उस तरीके का हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम राजनीतिक, यानी राजनीतिक में राजनीति कैसी थी वहाँ की, वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका कि कबीलाई, यानी वहाँ की जो राजनीति थी, राजनीति बोलें तो वहाँ का जो समाज था किस तरीके का था? कबीलाई, यानी स्थायी निवास नहीं था। स्टार्टिंग में जब आर्य भारत आए हुए थे, तो आर्य जब बसे हुए थे भारत में, तो क्या करते थे? वो गायों को चारा चराने का काम करते थे, यानी वो कृषि प्रधान तो थे नहीं। तो जहाँ पर चारा ज़्यादा उपलब्ध होता था वो वहाँ पर चले जाते थे, यानी एक जगह नहीं रहते थे, यानी स्थायी निवास नहीं था, यानी कबीला बना के वो कहीं पे भी बस जाया करते थे। अगला है गणतंत्र का उल्लेख। गणतंत्र यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है, उस काल में जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्रात्मक, यानी कि वहाँ पर जनता के लिए और जनता के प्रति सारी जो नीतियाँ थी बनाई जाती थी और काम किया जाता था किसके लिए? जनता के लिए। अगला है राजनीतिक। तो राजनीति कैसी थी वहाँ की? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मकता का मतलब होता है कि वहाँ पर एक राजा बनाया जाता था जो जनता की सुरक्षा करता था और अपने जो कबीला होता था पूरे कबीले की देख रेख किया करता था। तो राजा का महत्व क्या था उसमें? ऋग्वैदिक काल में राजनीति में देख रहे हैं हम, तो राजा का महत्व था युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। उस टाइम पे क्या था कि जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, 50 या 100 या 200 लोगों में, तो वही मिलके एक राजा बना देते थे अपनी, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि एक मुखिया बना देते थे, वो ही मुखिया का कहलाता था राजा। और युद्ध, इसमें युद्ध एक बड़ी बात होती है युद्ध करना, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि जो कबीले होते थे कितने बड़े हो सकते हैं, यानी कि इतना तो होगा नहीं कि वहाँ पर 50,000 की जनसंख्या रहती हो या 1 लाख की रहती हो। छोटे छोटे कबीले होते थे और छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती होंगी, तो उन लड़ाइयों का नाम दिया गया था युद्ध तरीके से हम बोल सकते हैं। तो युद्धों में सेना का नेतृत्व, यानी जो राजा की जो सेना छोटी सी टुकड़ी होती होगी, उस टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता था? राजा। और राजा का दूसरा काम था कबीले के लोगों की रक्षा करना, यानी राजा उस समय किस लिए बनाए जाते थे कि जो कबीले के लोग हैं उनकी हेल्प करना, उनको बाहरी आक्रमण से बचाना, या बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती होंगी उस टाइम पे, उनसे रक्षा करना। अगला है निरंकुश ना होकर प्रजा हितैषी था। राजा निरंकुश मतलब कि राजा मतलब ही ना हो के, यानी खुद की ना सोच के वो किसकी? जनता के बारे में, प्रजा के बारे में सोचता था। अगला है बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वैदिक काल में वैसे तो कोई सा कर नहीं लिया जाता था, लेकिन एक कर का उल्लेख दिया गया है, बलि नामक कर। तो बलि नामक कर एक ऐसी कर थी जो जनता द्वारा अपनी इच्छा से दी जाती थी, यानी कि राजा उनको वसूलते नहीं थे, यानी जो जनता थी राजा को भेंट के तौर पे देती थी, जिसको बलि कर बोला जाता था। अगला है स्थायी सेना का अभाव, यानी कि ऋग्वैदिक काल की जो राजा की जो बोल सकते हैं, जैसे कि सभा होगी, पूरी व्यवस्थाएं होंगी राजनीति में, यानी कि सेना होगी। तो इस टाइम पे क्या था कि जो ऋग्वैदिक काल था राजनीति में, कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि सालों से बहुत सारे सैनिक जोड़े हुए हैं, कोई भारी आक्रमण हो तो इकट्ठी लड़ाई कर सके। तो ऐसी सेना होती थी कि उनको टाइम टू टाइम हटा दिया जाता था, लड़ाई होती थी तो उनको शामिल कर लिया जाता था, यानी सेना स्थायी
नहीं थी। अगला है राजा की शक्ति पर निरंकुश, यानी राजा की शक्ति पर निरंकुश लगाना मतलब होता है कि अगर कोई बाई चांस ऐसा राजा आ जाए जो जनता के बारे में ना सोचकर अपने ही बारे में सोचे या अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचे, तो उसके लिए 3 सभाएं बनाई गई थी। एक थी सभा, एक समिति, एक विदर्भ, यानी 3 ऐसी कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम पे छोटी ही होंगी जो राजा को निरंकुश होने से बचाती थी। तो सभा थी एक, और एक समिति थी, और एक विदर्भ थी। छोटी छोटी समितियां थीं जो राजा अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ जाकर वो सही करते थे। अगला है पद वंशानुकृत, यानी जो राजा का पद था उस समय ऋग्वैदिक काल में वंशानुकृत था, यानी राजा अगर कोई इंसान बना है तो उसका लड़का राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, इस तरीके का वहाँ पर राजतंत्र था। अगला है सभा जो होती थी वो कुलीन और श्रेष्ठ जनों की होती थी, यानी जो कुलीन होते थे, जो ऐसे बोल सकते हैं शिक्षित, उस टाइम की जो शिक्षा होगी उस टाइप के शिक्षित या श्रेष्ठ जन जो होते थे या वृद्ध जन जो होते थे उनको किस में लिया जाता था, सभा में। और समिति में किसको लिया जाता था, जनता को, यानी कबीले की जो बाकी की जनता होती थी वो किस में, समिति में सम्मिलित होती थी। अगला है जो वहाँ का जो कबीला था, वहाँ का जो समाज था, इस तरीके से बटा हुआ था कि सबसे बड़ी जो उनका जैसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले कुल होता था, कुल के बाद जैसे एक परिवार होता है, परिवार होता था, परिवार ज़्यादा बहुत सारे परिवार मिलके एक ग्राम बनाते थे, और ग्राम बहुत सारे मिलके एक विश्व बनाते थे। विश्व को आज हम तहसील के रूप में जानते हैं, और विश्व बहुत सारे विश्व बन के क्या बनते थे, जन, यानी जो हम अभी प्रदेश बोलते हैं जिसको, या जिला बोलते हैं। तो कुल का मुखिया होता था, ग्राम का ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का जो अध्यक्ष होता था विश्वपति कहलाता था, जन का राजन कहलाता था। अगला राजा की सहायता के लिए कौन कौन होते थे, एक पुरोहित होता था और एक सेनानी, मतलब पुरोहित होते थे, बहुत सारे होते होंगे, एक भी होता होगा, और सेनानी होते थे, यानी कि स्थायी सेना नहीं थी लेकिन फिर भी इतने सैनिक हुआ करते थे कि वो लड़ाई में काम आ सकें। आगे है अपरा, अपरा शब्द का यूज किया गया है पशु चोरी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पैसे हुआ नहीं करते थे, कोई संपत्ति होती नहीं थी, तो लोग बाग क्या करते थे, केवल पशु की चोरी करते थे, क्योंकि पशु ही उनका धन था पहले। तो पशु चोर को क्या कहते थे, पशु चोरी को अपरा। और एक और पॉइंट है इसमें, व्यक्ति हत्या, अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल का ऐसा एक रूल था उस टाइम का कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसको 100 गाय जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगी। इसका जुर्म से मुक्त होने का उपाय था। अगला आ जाता है अपना आर्थिक कारण, यानी कि जो वहाँ की जो ऋग्वैदिक काल की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी किस तरीके की थी वो हम देखने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी ग्रामीणी अर्थव्यवस्था थी, यानी कोई शहरीकरण हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो लोग कबीलों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे। और अर्थव्यवस्था मजबूत कब होती है, जब वहाँ पर कृषि प्रधान देश बन जाए या कुछ ऐसी चीज़ों की खोज हो सके जो जैसे लोहा, चांदी और बहुत महंगी चीज़, और जिनका व्यापार विदेशों में या अन्य देशों में किया जा सके। लेकिन ये लोग क्या थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़े ग्रामीणी टाइप के थे। ग्रामीणी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता क्योंकि लोग पशु चराते थे केवल, और पशु का जो दूध होता था वो ही बेचकर अपना गुजारा करते थे। अगला है कृषि की अपेक्षा पशुपालन, यानी यह लोग, इन लोगों ने क्या किया था, कृषि की अपेक्षा पशुपालन को ही ज़्यादा महत्व दिया था। और पशु कौन कौन से पालते थे, गाय और भेड़। अगला है गाय को अधन्या कहा है इसमें, यानी जो ऋग्वेद काल है उसमें गाय को अधन्या कहा गया है। और अधन्या का मतलब होता है ना मारने वाला पशु। तो क्वेश्चन बन सकता है ना मारने वाला पशु कौन सा था ऋग्वैदिक काल में, गाय। अगला पॉइंट है एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वैदिक काल में एक ही अनाज का उपयोग किया जाता था जिसका नाम था यव, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अनाज खोज ही नहीं पाए, क्योंकि ये कृषि प्रधान या कृषि प्रधान ना होकर ये लोग पशुचारण पे ज़्यादा ध्यान देते थे। अगला है अगर ये थोड़ा बहुत अगर कृषि भी करते थे थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने के लिए, तो वो उनकी जो सिंचाई थी वर्षा जल, कुआं और तालाब से ही होती थी। यहाँ पर नहरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
अगला है केवल आंतरिक व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि जैसे एक कबीला है, कबीले के अंदर ही एक दूसरे को वस्तु देकर व्यापार करना। इन लोगों ने जो बाहर के और कबीले थे और देश में जो फैले हुए थे उनमें कोई व्यापार नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों को कोई पता ही नहीं था कि अपने देश के बाहर भी कोई सा देश है। ऐसा बोल सकते हैं कि लोग और देशों से अनजान थे। अगला है व्यापार। व्यापार कैसे करते थे? वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी किसी इंसान को कपड़े देकर अनाज लेना या अनाज देकर कपड़े लेना या अनाज देकर ही अनाज लेना, इस तरीके का व्यापार चलता था इनका, यानी वस्तु विनिमय, क्योंकि वहाँ पर मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। और छोटे उद्योगों में देखें तो छोटे उद्योग कौन कौन से थे? बढ़ई का काम किया जाता था, कुम्हार किया जाता था और चर्मकार, यानी छोटे छोटे उद्योग थे जिन पे इनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी काम करती थी, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा कमाने का काम कहाँ से होता था? बढ़ई के कामों से, कुम्हार के काम या चर्मकार। अगला है धातु। सोना और तांबे की ऋग्वैदिक काल तक तो खोज हो चुकी थी, तो ये लोग सोना और तांबे का तो यूज करते थे, लेकिन लोहा और चांदी का अभी तक जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल तक ना तो लोहे की खोज हुई थी ना ही चांदी की। अगला है नगरों का विकास नहीं हुआ था। नगरों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग स्थायी प्रवृत्ति के नहीं थे, एक जगह रहकर निवास नहीं करते थे, कबीलों में रहते थे। चारा गायों को या जो भी जानवर थे चराते थे, वहाँ ख़त्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते थे, इसलिए अपने जो शहर था शहर या ग्राम जो बोले तो ग्राम का विकास ही नहीं कर पाए। उल्लेख कहाँ मिलता है इसका? ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद की जो बुक है उसमें पूरा उल्लेख दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल का। अगला देखें सामाजिक जीवन कैसा था इनका, तो जानकारी कहाँ से मिलती है? सामाजिक जीवन की भी ऋग्वेद से मिलती है। और सामाजिक जीवन इनका था रक्त संबंध पर आधारित, यानी रक्त संबंध बोले तो इनका जो, जैसे हमने पढ़ा था इधर के राजा कैसा था, वंशानुगत पद था, वैसा ही क्या था कि रक्त संबंध आधारित इनका सामाजिक जीवन था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनका समाज चलता था। अगला है समता मूलक। समता मूलक यानी सभी लोग एक समान रहते थे, छुआछूत नहीं होता था, ना कोई जाति प्रथा थी, क्योंकि उस टाइम पे जो समाज था वो अलग अलग समाजों में बटा ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि आगे चल के थोड़ा बहुत इस तरीके से बट गया था कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य उनमें बटा था, लेकिन जो छोटी समाज होती है उनमें नहीं बटा था। स्थिति क्या थी इनकी कि लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी समाज में सबको समाज जो थी, समाज में सभी लोगों को समान दर्जा दिया जाता था। और अगला है वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कितने टाइप के वर्ण थे अपनी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस पर आधारित थी और 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो क्या बोल सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो विकसित हुई थी किस मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और इसको भी हम थोड़ा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे ऋग्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद पढ़ेंगे, सामवेद, सारे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो उनमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगला देखें तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यानी वहाँ पर क्या था कि जो कर्म जैसा करेगा उस कर्म के आधार पर उसको, जैसे कोई लड़ाई झगड़े में है तो उसको क्षत्रिय बना दिया गया, यानी सैनिक है, तो कोई पढ़ाने वाला है, शिक्षा देने वाला है तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रख लिया। तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। अगला है विश्वामित्र जन्म से तो क्षत्रिय थे, यानी जो विश्वामित्र ऋषि थे वो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्म से ऋषि बन गए थे, यानी उनके कर्म ऐसे थे कि वो ऋषि ही बन गए, यानी उस तरीके के पढ़ाना लिखाना और यज्ञ करवाना उस तरीके के काम करते थे। और ऋग्वैदिक काल का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता की सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण सत्ता थी। पिता के नाम से ही परिवार जाना जाता था, पिता का आदेश माना जाता था। इस तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ की समाज पितृसत्तात्मक थी। अगला है संयुक्त परिवार का प्रचलन, यानी संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि दादाजी हैं, दादाजी के अगर 4 लड़के हैं तो चारों लड़के साथ में रहेंगे और चारों लड़कों के जो लड़के लड़कियां होंगे वो साथ में रहेंगे, यानी 4-4, 5-5 पीढ़ियों का साथ में रहना, यानी संयुक्त परिवार होता था। आगे है
स्त्रियों की दशा अच्छी थी, यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। इन लोगों को बहुत सारे अधिकार थे। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, सभा और समिति में भाग भी ले सकती थी, यानी पूर्ण रूप से इनको छूट थी, यानी हर क्षेत्र में विकास कर सकती थी। और ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था उसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग इतने विकसित ही नहीं हुए थे कि उन लोगों को इतना ज्ञान हो को पैसे लेना है किसी से, या पर्दा करना है, या सती होना है, किसी आदमी मर जाए या औरत मर जाए तो उस तरीके का उनके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आता था। अगला है विवाह। तो 2 प्रकार के विवाह होते थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। इनको हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो विवाहों को टाइप पढ़ेंगे हम, बहुत सारे 16 प्रकार के विवाह होते हैं, उस तरीके के हम सारे पढ़ेंगे। तो अगला है मौखिक शिक्षा की मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लिखने के कोई साधन नहीं थे। लिपि तो थी लेकिन उनके पास जो पेन होता होगा या लिखने का जो भी साधन था वो नहीं था, तो जो भी ज्ञान होता था एक से दूसरे में प्रदान किया जाता था मौखिक रूप से बोलकर। अगला है शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी, यानी शाकाहारी में सब्जियां भी खाते थे, फल भी खाते थे, और मांसाहारी में शिकार करते थे, हिरण का शिकार करना, खरगोश का जो भी मांस होता होगा वो खाते थे। अगला है पहनावा। पहनावे में था सूती और ऊनी दोनों प्रकार के ये लोग कपड़े पहनते थे। और मनोरंजन में शिकार था, पांसा था और जानवर की लड़ाई, यानी ये लोग 3-4 प्रकार के मनोरंजन करते थे कि शिकार करना इनका मनोरंजन था, पांसे से खेलना उनका मनोरंजन था, और जानवर लड़ाई इनका मनोरंजन था। अगला है धार्मिक जीवन। तो धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था, यानी ऋग्वैदिक काल को ही धर्म के विकास की आरंभिक अवस्था माना जाता है, यानी यहाँ से ही धर्म विकसित हुआ था, यानी धर्म में लोग धर्म का प्रचार करना, धर्म में मान्यता रखने, ये चीज़ें विकसित होने लगी थी। अगला है मनुष्य जिन नियमों एवं शक्तियों को नहीं समझ सका उनका दैवीयकरण कर दिया, यानी उस टाइम पे क्या था कि जो चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट लगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आए, उनका क्या बोल दिया कि है देवी देवताओं ने दी हैं, तो उनका ऐसे बोल के दैवीयकरण कर दिया। जैसे अभी हम बोलते हैं जैसे मरने के बाद पता नहीं रहता कि जाती कहाँ है आत्मा, तो अगर किसी को इसका अभी तक कोई खोज नहीं कर पाई तो हम क्या बोलते हैं कि ऊपर जाती, भगवानों के पास जाती है। अगर जिस दिन खोज लेंगे उस दिन उसका पता चल जाएगा। तो ऐसा ही है कि जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि पृथ्वी सांप के फन पे रखी हुई है, जब उसका कोई पता नहीं किया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसकी भी खोज की तो पता पड़ा कि कोई सांप ही नहीं है। या ऐसी बहुत सारी थी जो इनका पता नहीं था, उनको दैवीय मान लेते थे। वैसे ही यहाँ पर भी चलता था, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसको दैवीय कर देते थे। अगला है धर्म था प्रकृतिवादी, यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी पेड़ पौधे की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना। अगला है वर्षा के देवता, यानी देवी देवताओं को कौन कौन से को मानते थे। इंद्र को कहा जाता था किसका, वर्षा का देवता, और तथा यही आर्यों के महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं किसके लिए, इंद्र के लिए। इंद्र की सबसे ज़्यादा मान्यता थी किसमें, ऋग्वेद में। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ऋग्वेद में तो इंद्र की मान्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी मान्यता थोड़ी कम हो गई थी, और इनका स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति ने। अगला है पुरुष भाव की प्रधानता दिखाई देती है, यानी पुरुष भाव की, यानी पुरुष, यानी कि यहाँ पर वैसे ही बता दिया था कि पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी तो पुरुष भाव तो प्रकट होगा ही। और पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवियों की निम्न स्थिति थी, यानी ज़्यादातर पूजनीय कौन थे, जो पुरुष देवता होते थे उनको ज़्यादा पूजा जाता था, ना कि देवियों को। अगला है एक से अधिक देवी देवता पर विश्वास, यानी इस टाइम तक आते आते देवताओं का भी बंटवारा कर दिया गया था। किसी को जानवरों का देवता, किसी को आकाश का देवता, किसी को तूफान का देवता, किसी को संचालक का देवता, किसी को लड़ाई का देवता, यानी सब में डिवाइड कर दिया था। तो इसके मैंने देवता जो भी थे वो सारे मैंने अगले वीडियो में डालना है, तो आप उसको देख सकते हो। अगला है धर्म में स्थान विशेष के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण, यानी उनके स्थान के आधार पर जो देवता जो काम करता था उसके आधार पर उनको बांट दिया गया था। अगला है पृथ्वी के देवता, जैसे अग्नि के देवता, सोम आदि, यानी देवताओं के कुछ नाम हैं। अगला है कर्मकांडों का प्रचलन प्रारंभ। कर्मकांडों का प्रचलन प्रारंभ का मतलब है कि यहाँ पर पूजा पाठ होने लगे थे, यहाँ पर जो
जो जैसे बोलते हैं कि सप्ताह रखना है, जो 7 दिन की होती है पूजा, 8 दिन की होती है, 12 दिन की, जो भी जो पूजाएँ रहती हैं वो सारी कर्मकांड यहाँ पर प्रचलन में आने लगे थे। अगला ऋग्वेद में स्वर्ग, नरक, मोक्ष, आत्मा के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, यानी लोगों को कोई विश्वास ही नहीं था कि आत्मा होती है, कहीं स्वर्ग होता है, कहीं नरक होता है। वो तो क्या हुआ है कि जैसे ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल के खत्म होने के बाद में जो समाज आगे बढ़ता गया, तो समाज में एक डर टाइप का फैला दिया गया कि अगर बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। होता कुछ नहीं है, बस इनको भी पता नहीं था। ये भी जो हम महाभारत में देखते हैं वो ही आ रहे हैं। जब वो नहीं मानते थे तो हम लोग कैसे माने, अंधविश्वास है सारी चीज़ें। तो इतना सारा कुछ किसमें ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा। ऐसा कैसा जो डायग्राम बनाऊंगा मैं उत्तर वैदिक काल का बनाने वाला हूं अगले वीडियो में, तो आप जब तक इस वीडियो को देखें, पूरा 1-2 बार देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसके विपरीत हम पढ़ने वाले हैं फिर अगली वीडियो में उत्तर वैदिक काल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो ये शेयर कर दें, और इतना ही काफ़ी है, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।